नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 यानी कि अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और अभी तक जितना भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पॉलिटी का सवाल पूछा है वो सारे हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और आपका इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी आपको अब तक आपको बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है, आपको सारा जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए हैं। और साइंस भी आप जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ पॉलिटी का, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। और एक ही वीडियो में सारा हम लोग समाप्त कर देंगे खेला को, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन कर रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के सभा के किस बैठक में कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो आपको पांचवी बैठक याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे पांचवी बैठक में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा की बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कौन सा हो जाएगा बैठक? तो पांचवी बैठक, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के द्वारा करा कि संविधान को कब अपनाया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को जो है आप संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान सभा को अपनाया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। और थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। जब इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं तो आपको भी कुछ फर्ज बनता है। कम से कम दक्षिणा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन दक्षिणा के स्वरूप आप कम से कम शेयर भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कुछ दोस्तों के साथ करवा दीजिए। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कह रहा है का प्रस्ताव किसने रखा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। कब रखा था? तो पांचवी बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा कब भारतीय संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। तो ये आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को याद रखिएगा। संविधान सभा के द्वारा जो कह रहा है कि कब भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया और अंग्रित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान का कह रहा है कि उद्देशिका या प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको यूएसए के संविधान से यानी कि अमेरिका के संविधान से आपको उद्देशिका या प्रस्तावना शब्द लिया गया था। किससे? यूएसए के संविधान से। और थोड़ा सा हम लोग फास्ट देखेंगे क्योंकि इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है, आपका 300 के आसपास क्वेश्चन है। तो जितना हो सके जल्दी आप हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सबसे सर्वोच्च होता है। तो आपका संविधान जो है आपका सबसे सर्वोच्च होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किन देशों के संविधान से लिया गया है। तो भारत और यूएसए से लिया गया है। याद रखिएगा, कह रहा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किन किन देशों के संविधान में है। कह रहा है कि इसमें किन किन देश के संविधान में है। तो भारत और यूएसए में आपका जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब क्या हुआ कि अगर कोई न्याय जो है न्यायाधीश अपना न्याय दे दिया तो फिर से वो रिवीजन कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, ठीक है। वही कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति पर आधारित है। तो आपको कनाडा देश की पद्धति पर आपको आधारित है भारतीय संघवाद। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया का देन है। अगला यहाँ पे दिया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कह रहा है, तो समवर्ती सूची याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और यहाँ दिया समवर्ती सूची की अवधारणा, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यह क्वेश्चन जो है दोबारा हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये आपको आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कह रहा है, तो रूस के संविधान से यह आपको मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था। भारतीय संविधान में कह रहा है कि सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो आपको अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो आपको यूएसए से हुआ था, आपको स्टार्ट लिखित संविधान।
अब भारतीय संविधान में 400 आपको 70 अनुच्छेद हैं लगभग, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे आपको आरंभ में, लेकिन अभी वर्तमान में 470 से प्लस हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी बढ़कर कितना हो गया है, तो 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान में कितना है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि वित्त विधेयक के बारे में कौन सा उपबंध जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 117 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं को प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 312 के तहत, अखिल भारतीय 312 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कह रहा है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है, तो 241 के तहत। चौथी अनुसूची का कौन सा प्रावधान दिया गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों के स्थानों का प्रावधान जो है आपको चौथी अनुसूची में दिया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय के कार्यकाल के दौरान जो है भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को कह रहा है कि पुनः स्थापित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौरान। किस अनुसूची में कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम जो है संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया था, तो ये आपको 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कोलाह केस भारतीय संविधान के किस अनुसूचित है, तो आपको 9वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 3 विधायी सूची को कह रहा है कि प्रावधान है, तो आपको 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कह रहा है कि आर्थिक योजना का विषय है, तो ये आपको समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो ये आपका होता है समवर्ती सूची का। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो ये आपको समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। आपराधिक मामले की कह रहा है कि किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा कि शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय दिया गया है। शिक्षा को जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, ये उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है राज्य सूची से आपको समवर्ती सूची में कर दिया गया था। भारतीय संविधान के कह रहा है कि इस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया, तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही कर दिया गया था ये भी। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची आपका दल बदल अधिनियम से है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची कह रहा है, तो ये आपको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो कृषि आपका संघ सूची के से नहीं होता है, बल्कि ये आपका राज्य सूची का विषय है। कृषि जो है आपका राज्य सूची का विषय है। रेल पुलिस भी याद रखिएगा कि राज्य सूची का है। गलती से संघ सूची मत मार्क कर दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा, इसलिए खेला मत करवाइए। और रेल पुलिस को जो है आप राज्य सूची में भेज दीजिए, ठीक है। रेल पुलिस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची। भारतीय रेल जो है आपको किस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची में आता है भारतीय रेल, लेकिन रेल पुलिस याद रखिएगा कि आपको राज्य सूची के विषय है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं को मत किससे संबंधित है, तो उद्देशिका और प्रस्तावना के प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, तो आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। भारत को कह रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित है, तो संविधान की प्रस्तावना में। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान की संविधान की प्रस्तावना में विधिक स्वरूप क्या है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। विधि स्वरूप जो कह रहा है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कह रहा है कि कब संशोधन किया गया था, तो आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष है, तो आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत में कह रहा है कि लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से।
क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना जो है आपका आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्द से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है तो आपको सार्वभौमिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द कह रहा है कि संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संघीय शब्द का कहीं भी आपका उल्लेख नहीं है, बल्कि राज्यों का संघ का उल्लेख दिया गया है। उद्देशिका में कह रहा है कि शामिल नहीं है, तो लोक कल्याण जो है आपको संविधान के उद्देशिका में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार में वर्णन नहीं किया गया है। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन जो अब वहाँ क्वेश्चन दिया है तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, शब्द कह रहा है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय जो है यह उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के प्रस्तावना एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। संविधान को कह रहा है कि एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है यह शब्द बोला गया था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। किसके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहा गया है, तो उद्देशिका और प्रस्तावना को या प्रस्तावना को। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बेरुबारी वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के कह रहा है कि उद्देश्यों का प्रतिबंधित करता है, तो आपको संविधान की प्रस्तावना। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आपको संप्रभुता है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन जो है प्रणाली व्यवस्था की गई है, तो आपको संसदात्मक, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था में कह रहा है कि किस देश में प्रारंभ किया गया था, तो आपको संसदात्मक व्यवस्था जो है आपको यूके में यानी कि ब्रिटेन में यह जो है प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान के कह रहा है कि विशेषता नहीं है, तो अध्ययात्मक सरकार, ये आपका विशेषता नहीं है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। क्वेश्चन कर रहा था कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय स्वरूप के कह रहा है कि शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति जो है आपका उत्तरदायित्व बनी रहती है। कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है तो आपको राष्ट्रपति में। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रभारकारी प्राधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान से। कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो प्राधिकार दिया है यानी कि अधिकार है वो आपको भारतीय संविधान से मिला हुआ है। कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। किसका, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है आपका कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। राज्य हर जगह है, सह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है, तो आपको कल्याणकारी राज्य का। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का उद्देशिका नहीं है, तो ये आपको भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपको राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है आपको जनता है, क्योंकि जनता के द्वारा जो है राजनीति को चुना जाता है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि अध्ययात्मक शासन प्रणाली का आधार तत्व है तो एकल कार्यपालिका, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अध्ययात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में।
भारत का राय कि एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। माने वंशानुगत शासन मतलब कैसे हुआ कि मतलब मोदी जी हैं, मोदी जी का लड़का बैठेगा, फिर उसका लड़का बैठेगा, इस तरह से नहीं है। यहाँ कोई भी शासन कर सकता है, ठीक है। आज बीजेपी का है, कल कांग्रेस का आएगा, कल आरजेडी का आएगा, कल बीजेपी का आएगा, इस टाइप का यहाँ पे शासन है। वही कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संविधान में किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 2 में आप याद रखिएगा, नागरिकता दिया गया है। नागरिकता का है भाग 2 में, ठीक है। चलिए, यहाँ कह रहा है कि नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक जो भी आपका वर्णन है, ये सारा आपको नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका एकल नागरिकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप बिहार में हैं, तो जो नागरिकता आपको बिहार में प्राप्त है, वही नागरिकता आपको दिल्ली में भी प्राप्त है, वही नागरिकता आपको हरियाणा में है, वही नागरिकता आपको महाराष्ट्र में है। ये नहीं कि बिहार के लिए अलग है, मुंबई के लिए अलग लेना पड़ेगा, दिल्ली के लिए अलग लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकल नागरिकता मतलब एक नागरिकता। भारत में नागरिकता के मामले कौन सही है? तो संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है, यानी कि एक नागरिकता है, यानी कि हर जगह आपको मान्य है। किस देश में कह रहा है कि दोहरी नागरिकता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता है। यानी कि अगर आप किसी स्टेट में रहते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो आपको दूसरे स्टेट में जाना होगा, तो फिर से वहाँ पे आपको नागरिकता लेना पड़ता है। तो ये कहाँ प्रावधान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने के लिए कौन साक्ष्य है? तो आपको सांसद। मौलिक अधिकार क्या है? तो वाद योग है, ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे दिया है कि मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में भी जो है आपको मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब है कि आपातकाल लग गया तो ये नहीं कहेगा कि आप खाना मत खाइए, आप स्कूल मत जाइए, आप ये काम मत कीजिए, ठीक है। आपको जो भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है आप वो कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आपको 12 से लेकर 35 तक याद रखिएगा, आपको 12 से 35 तक जो है आपको मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। 5 से 11 क्या था? तो नागरिकता था। यहाँ का है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार, यानी कि समता का अधिकार आपको 14 से 18 तक है, ठीक है। समानता का अधिकार जो है आपको 14 से 18 तक दिया गया है। भारतीय संविधान के कह है कि किस अनुच्छेद में विद्वान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आपको अनुच्छेद 14 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से कौन विद्वान सत्ता पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कानून के समान संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। चलिए, आगे यहाँ पे कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत याद रखिएगा कि अनुच्छेद 17 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 19 के तहत ही होता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत विधि के समक्ष प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये भी आपका अनुच्छेद 21 ही होगा। आगे दिया है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। डायरेक्ट शक्ति उसको राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, लेकिन वो सीधे अथवा अपना अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है शक्ति दिया गया है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो आपको राष्ट्रपति में। आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा, ठीक है। चलिए, 100 तक हो गया। 101 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 101 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? तो कोई पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ग्रुप डी में जॉब लेना है तो आपको पास होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पे आपको पास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लवारिस भी हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है।
चलिए, लेकिन ग्रुप डी में नौकरी करना है, गिट्टी टालना है, तो आपको ITI चाहिए, तो बीटेक चाहिए, तो फलना डिग्री चाहिए, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो विवाद किसको सौंपा जाएगा, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है। जिस दिन वह ग्रहण करेगा उससे 5 वर्ष तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को। वो उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा, याद रखिएगा, संसद के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। और यह राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में महाभियोग लग सकता है, किसको, राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात कहेगा तो सिर्फ राज्यसभा में। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। आगे यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी अगर पद से हटाया जा सकता है तो सिर्फ महाभियोग के द्वारा। कौन सा, तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति महाभियोग आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन, यानी कि राज्यसभा में भी लग सकता है और लोकसभा में भी लग सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात कहेगा तो सिर्फ राज्यसभा में। राष्ट्रपति महाभियोग संसद का अधिकार किसको है, तो संसद के दोनों सदनों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 300 क्या है, तो द यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है, तो द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य है, तो केंद्रीय सरकार का। संविधान में कह रहा है कि अनुच्छेद 78 का प्रावधान दायित्व दिया है प्रधानमंत्री के बारे में, अनुच्छेद 78। मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह हुआ है आपको अनुच्छेद 352 में। याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल शब्द एक बार है पूरे संविधान में और वह अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अगला है कि संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होती है। आगे कह रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है सिर्फ 6 महीना तक, ठीक है। और 6 महीने के बाद उसको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप देखिए यहाँ दिया है तो ये आपको हो जाएगा लोकसभा के प्रति। आगे कह रहा है कि संघ मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत कहेगा तो आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन जो है रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रह के जो है कार्य करती है कार्यपालिका। किसी सदन के कह रहा है कि सदस्य के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, तो लोकसभा के। आगे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपको 50 होना चाहिए। आगे कह रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र आपको 25 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के कह रहा है कि अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों और राज्य के मध्य आवंटन जो है जनगणना के आधार पर किया गया, तो 1971 ईस्वी के जनगणना के आधार पर जो है आपका लोकसभा का सीटों जो है यह किया गया है और राज्यसभा का सीट भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे हम क्वेश्चन। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कर लीजिए। और जो भी आपको इसमें सुधार करने की बात है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर ये सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। वर्तमान लोकसभा में कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए स्थान आवंटन आधारित है, तो 1972 ईस्वी के जनगणना पर। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से 545 कर दिया गया, तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या पहले 525 था लेकिन बढ़ाकर
45 कर दिया गया था। लोकसभा के सदस्य जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है तो आपको 550 अधिकतम संख्या। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधि कितना है तो टोटल 20 प्रतिनिधि थे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, राज्यसभा में निश्चित सदस्यों की संख्या क्या है तो राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 550 हो जाएंगे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस आधार पर दिया जाता है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य के विधान सभाओं के द्वारा। आगे यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के अस्थायी सदन होते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत कर सकता है तो 12 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में 2 व्यक्ति को। आगे कह रहा है कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार जो है लागू हुआ था तो ये आपको 1954 ईस्वी में, याद रखिएगा, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 को। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञ और अजमानत, याद रखिएगा, अजमानतीय, ठीक है। चलिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था तो 26 अक्टूबर 2006 को। आगे कह रहा है कि क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स एक्ट सर्वप्रथम, क्रिमिनल ट्राइम्स एक्ट जो है सर्वप्रथम कब लगा 1871 ईस्वी में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ 30 जनवरी 1990 ईस्वी को। आगे कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं तो कुल, याद रखिएगा, कि 23 धारा है। आगे कह रहा है कि संसद के सूचना अधिकार को भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति कब मिला था तो 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार जो है, संसद के सूचना का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति का स्वीकृति दिए थे 15 जून 2015 को। आगे कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ तो 2005 को हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूरा होगा वो वहाँ से रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मजदूर किस शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित था तो RTI अधिनियम के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित है तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ, याद रखिएगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघ के द्वारा। आगे कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना को प्राप्त करना। कह रहा है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की एक पहुंच है सूचना का अधिकार RTI। आगे कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुआ तो 2010 में। भारत में कह रहा है कि राज्य विधान पालिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, उच्च सदन कौन सा होता है तो आपको विधान पालिका परिषद होता है। कह रहा है कि भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा होता है तो आपको विधानसभा, विधान पालिका परिषद, जैसे कि होता है केंद्र में आपको राज्यसभा होता है, उसी तरह से आपको राज्य में विधान पालिका परिषद होता है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है तो अनुच्छेद 171 के तहत। चलिए, 155 हो गया। 156 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 156 नंबर का है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है तो कुल सदस्य का 1/10 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, 6 वर्ष। जैसे राज्यसभा का होता है वैसे राज्य विधान परिषद का 6 वर्ष का होता है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो आपको उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य के समेकित निधि से उच्च न्यायालय का। और उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति जज को पेंशन कहाँ से दिया जाता है तो भारत के संचित निधि से। वेतन कहेगा तो राज्य के समेकित निधि से, लेकिन वही अगर सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन की बात कहेगा तो भारत के संचित निधि से। और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति आयु जो है आपको 62 वर्ष है।
अंडमान निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है? तो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार है। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है? तो आपको उत्प्रेषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्रीय राज्य विधान संबंधित दिया गया है? तो भाग 11 के तहत। केंद्र और राज्य के संबंध किस सूची में दिया गया है? तो आपको 7वीं सूची में दिया गया है केंद्र और राज्यों के संबंध। ठीक है। आगे कह रहा है कि विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान के किस अनुसूची में किस एक में है? तो आपको 7वीं अनुसूची में है। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो आपका होता है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो आपको संसद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड ए के अंतर्गत पारित प्रस्ताव कितने वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष के लिए। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा। आगे कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण का स्रोत क्या है? तो आपको संवैधानिक है। ठीक है, यह संविधान के द्वारा दिया गया है और ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है स्थापना किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है आपका राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था तो संसदीय कानून के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कह रहा है कितने प्रकार के आपातकाल होता है लागू की व्यवस्था किया गया है? तो 3 प्रकार के, 360, 352 और 356। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन प्रावधान जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई संघ और राज्य के बीच जो कर होता है उसका विभाजन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो वह निलंबित किया जा सकता है, यानी कि राज्य को नहीं दिया जा सकता है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपको अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो आपको यह अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सब निलंबित हो जाएगा लेकिन 20-21 निलंबित नहीं होगा। और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में कौन सा विषय दिया गया है आप पढ़ लीजिएगा। आपातकाल में कह रहा है कि किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा। अगर आपातकाल लगा है तो विधानसभा की अवधि अगर बढ़ाना है तो आपको संसद के द्वारा पारित किया जाएगा। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो आपको गवर्नर यानी कि राज्यपाल के सलाह पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। और अधिकतम 3 साल तक यह लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट 3 साल तक नहीं लगेगा, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 में है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? तो आपको वित्त आयोग के संस्तुति पर। चलिए आगे यहाँ पे देख लें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है। ठीक है, वित्त आयोग का खाली स्थान चेयरमैन होता है तो 1 और 4 होते हैं अन्य सदस्य। ठीक है, 1 होता है अध्यक्ष और 4 जो होता है अन्य उसका सदस्य। राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, राज्य वित्त आयोग। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदअवधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो आप वहाँ से निर्वाचन से हट सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका नियुक्ति 60 वर्ष की उम्र में हुआ है तो आप कितना तक 65 वर्ष जैसी होगा आप जो है रिटायर कर जाइएगा। ठीक है, या अगर आप जैसे कहने का मतलब कि 6 वर्ष या 65 होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप 6 वर्ष नौकरी करिएगा या तो 65 वर्ष होना चाहिए। अगला यहाँ पे कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, निर्वाचन आयोग को अगर हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयोग परामर्श करेगा राष्ट्रपति के द्वारा तो वो हट जाएगा। संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद का निर्णय देता है तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा।
भारत में कह रहा है कि मताधिकार और निर्वाचन का होने वाला अधिकार कौन सा है, तो आपको विधिक अधिकार है। आगे कह रहा है कि भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो आपको वैधानिक अधिकार है मत देने का अधिकार। भारतीय संविधान में कह रहा है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत जो है किया गया है, ठीक है, संशोधन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है आपको संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी एक सदन में। अगर संविधान में अगर संशोधन करना है तो आप संसद के किसी एक सदन में आपको जो है बिल पारित करना होगा, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में कह रहा है कि संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो आपको लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए कह रहा है कि संशोधन विधेयक लाया गया था तो 1951 में। भारतीय संविधान में कह रहा है कि 9वीं अनुसूची संबंधित है तो आपको प्रथम संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची 1951 के तहत। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवियसी पर्सों की समाप्ति कब की गई, तो आपको 1971 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य संबंधित है तो आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य। 52वां संशोधन कब हुआ था, तो आपको दल बदल से है 52वां संविधान संशोधन 1985, याद रखिएगा। कौन सा संशोधन मतदान आयु घटाने से संबंधित है, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में, ठीक है। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल बना था, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में, ठीक है। दिल्ली को भारतीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषा अपने प्रक्रिया है, तो 345 के तहत। भारतीय संविधान के कह रहा है कि 8वें अनुसूची में 2003 में जोड़ा गया था तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है 71वां संविधान संशोधन के 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया था 8वीं में। आगे चलिए, क्या कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा की संख्या कितनी है, तो आपको 22 हो जाएगा। किस राज्य ने कहा है कि संस्कृति भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, तो आपको उत्तराखंड। भारतीय संविधान के कह रहा है कि अनुच्छेद 40 जो है आपको ग्राम पंचायत के संगठन से आपका संबंधित है। पंचायत और नगरपालिका से संबंध भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया, तो 1993 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 243 के तहत। कह रहा है कि 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको 243 जी के तहत। पंचायत में जो है आपको 29 कार्य सूची दिया गया, यानी कि 29 कार्य है, ठीक है। और आपको नगरपालिका में 18 है। ये अनुच्छेद 243 के जी के तहत है। संविधान के 73वें संशोधन में द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है, तो 11वीं अनुसूची में। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय हैं, तो 29, अनुच्छेद 243 के जी के तहत। पंचायत भंग होता है तो कितने अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, 6 माह के अंदर। संविधान के प्रावधान के अंतर्गत कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। पंचायत का चुनाव करेगा राज्य सरकार। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में दिया गया है, तो आपको राज्य सूची का विषय है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो आपको ब्रिटेन में हुआ था सर्वप्रथम विकास मूल अधिकार का। ब्रिटेन नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज का नाम क्या था, तो अधिकार पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था, तो ये आपको 1215 ईस्वी में। 1215, ये हमको यहाँ पर गलत दिख रहा है, ये क्वेश्चन को आप गलत कर दीजिए, ठीक है, इस पर हमको डाउट है। चलिए, आगे कह रहा है कि किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया, तो ये आपको फ्रांस के शासक लुई 16वां को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण। आगे कह रहा है कि अमेरिका संविधान में
संविधान संशोधन द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया? तो 1791 ईस्वी में। चलिए आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आपको अमेरिका के संविधान में। आगे कह रहा है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकार पर निर्बंध लगाने की शक्ति प्रदान किया? तो राज्य शक्ति यानी कि पब्लिक पावर का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है। भारत में कह रहा है कि सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से किया गया? तो संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से। 1925 ईस्वी में कह रहा है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग किया? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ कॉमनवेल्थ इंडिया बिल के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट 1925 में, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के द्वारा कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार का परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई? तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद के नागरिकों का मूल अधिकार प्रदान है? तो 12 से 35 के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि संविधान के भाग 3 के द्वारा मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस। समानतः मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार जो हैं व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तिगत के विरुद्ध प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के 2, 17, 23, 24 द्वारा प्रदान मूल अधिकार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात दौरान भी अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं किया जाएगा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के द्वारा कराए के प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। किस आधार पर कराए कि घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग कर सकता है? तो नहीं। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत जो परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। अछवान के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? तो भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो अनुच्छेद 13। क्या संसद के द्वारा कह रहा है किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ विधि है? नहीं है, केशवानंद भारतीवाद में दिया गया है। भारत के मूल संविधान में कह रहा है कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया है? तो 7। अभी 6 गो है लेकिन उसमें 7 गो किया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था तो अब 6 गो बचा। देखिए यहाँ पे संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान के संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में कितने मौलिक अंतर्गत नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं? तो देखिए अभी ऊपर ही जैसे बताएं 6, देखिए 6 दे दिया। किन अनुच्छेद द्वारा कह रहा है कि उपाधि का अंत है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 14 प्रदान करता है समानता का अधिकार। यह किनको उपबंध है? तो सभी व्यक्तियों को है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता, यह आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है विधि का शासन है? तो अनुच्छेद 14 के तहत। किस वाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? तो चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। किस अनुच्छेद के तहत कराए कि समानता का अधिकार गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 और 18 के तहत, अनुच्छेद 14 से 18 तक। किस वाद में कहा गया है कि समानता स्वेच्छाचारित एक दूसरे का कट्टर शत्रु है? तो ईपी रोयम्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 15 प्रदान करता है
केवल नागरिकों को। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है किस वाद में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 संवैधानिक घोषित किया? तो डी पालराज बनाम भारत संघ वाद में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दिया गया? तो अनुच्छेद 15 के 4 के तहत। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दौर इराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन मूल अधिकार संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15। किस आधार पर कह रहा है कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण नहीं किया जाता है? तो आर्थिक आधार पर। आगे कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम किया गया? तो अनुच्छेद 17 को। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19(1) के क के तहत। किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का वाद। किस वाद में धारित किया गया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो इमैनुअल बनाम केरल राज्य वाद में दिया गया है। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के ख के अंतर्गत। किस वाद में उच्च न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषेध कर दिया? तो मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ वाद में जो है आपको उच्च न्यायालय ने धूम्रपान को निषेध कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानव अधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया गया? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। किन अनुच्छेद को कह रहा है कि समूह शोषण के विरुद्ध है? तो 23 और 24। आगे कह रहा है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 के तहत। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कर कारखानों में जोखिमपूर्ण कार्य बालकों के नियोजन से निषेध कर दिया गया? तो अनुच्छेद 24 के तहत। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया है? तो मानव दुरुपयोग एवं बेकार को। ठीक है, अनुच्छेद 23 याद रखिएगा। चलिए संविधान के तहत कह रहा है कि किस वायु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री या खदान में नियोजित का निषेध किया गया? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। ठीक है, और मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। पथ निरपेक्ष पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो अनुच्छेद 25 के तहत। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 27 के तहत। कह रहा है संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं दिए जाने का निषेध है? तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए कौन सा मूल अधिकार उपबंध किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के कह रहा है संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 31 का अनुसूची क को संविधान में जोड़ा गया? तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 31 ग किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? तो आपको अनुच्छेद 22। आगे कह रहा है कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आगे कह रहा है कि अवैध कूद से मुक्त करने के लिए कौन से रिट जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। किसी लोक सेवा या प्राधिकार द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश
रिट जारी करता है? तो आज्ञापक कर्तव्य। कौन सा रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? तो आपको प्रतिषेध रिट। चलिए आगे कह रहा है कि किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों को चलने वाले वादों को पुनर्लोकन करता है? तो उत्प्रेषण रिट। आगे कह रहा है कि किस लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध लोक पद को अवैध रूप से कह रहा है कि कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रिट जारी कर सकता है? तो अधिकार परीक्षा रिट। निदेशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ादान की संज्ञा किसने दिया? तो टी कृष्णचारी के द्वारा। आगे कह रहा है कि नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। संविधान के आत्मा कहा तो नीति निदेशक तत्व को कह रहा है कि किसने निदेशक तत्वों को संविधान का आत्मा कहा? तो जी ऑस्टिन ने। आगे कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। चलिए आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके संगठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों के। अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निदेशक तत्व से है? तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक किस अनुच्छेद के तहत है? एक नीति निदेशक तत्व है, तो अनुच्छेद 50 के तहत। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किया गया? तो अनुच्छेद 51 के तहत। किस वाद में कहा गया है कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान की आधारभूत ढांचा है? तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद में कहा गया है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से। आगे कह रहा है यहाँ पे कि संविधान में मूल कर्तव्यों का व्यवस्था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किया था? तो 8। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग को जितना भी इंडियन पॉलिटी से आपको बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको सारा इसमें दिया है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको इसमें दिया गया है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।